हाँ जी, लास्ट टाइम पहला लेक्चर हुआ था हमारा मैट्रिसेस का, और वहां पे हमने कुछ बेसिक प्रॉपर्टीज डिस्कस की थी। किस तरीके से आप मैट्रिसेस को ऐड कर सकते हो, सबट्रैक्ट कर सकते हो, मैट्रिक्स को मल्टीप्लिकेशन भी कर सकते हो। सिंपल सिंपल 2x2 वाली मैट्रिसेस में हमने ये करके देखा था। तो वही चीजें आप कहीं पे भी कर सकते हैं। जो अगर 2x2 है या 3x3 है तो आपके पास ऑप्शंस वही रहने वाले हैं, वही तरीका होंगे, वही चीजें सब रहेंगी। तो चलिए एक जल्दी से मुझे एक मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन करके दिखा दीजिए आप, कि आपने वो सीख लिया कि नहीं सीख लिया। तो एक मैट्रिक्स है ए 3 - 2 5 4 0 2, और बी है आपकी 4 5 3 and 6 2 0। तो आप मुझे जरा ए बी कैलकुलेट करके बता दें, तो मुझे ये समझ में आ जाएगा कि हाँ आपने मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन जो है वो सीख लिया है। जरा करिए प्लीज। तो आपका मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन का आंसर जो है ये आना चाहिए 17 14 22 एंड 24। अगर ये आया, ऑब्वियसली आप लोगों का आ चुका, तो आई एम एज्यूमिंग कि आपको मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन जो है वो समझ में आ गया है। चलो भाई एक बार देख भी लेते हैं। ये और ये इस वे में चलना था आपको। तो 3 × 4, पहला एलिमेंट क्या आएगा, 3 × 4 प्लस -2 × 5 प्लस 5 × 3। इसको सॉल्व करेंगे आप। उसके बाद नेक्स्ट एलिमेंट क्या आएगा, दिस इंटू दिस। तो 3 × 6 प्लस -2 × 2 प्लस 5 × 0। ये आपका सेकंड एलिमेंट। फिर आप इस रो पे आ जाएंगे। तो पहला इधर का सेकंड रो और फर्स्ट कॉलम। तो 4 × 4 प्लस 0 × 5 प्लस 2 × 3। और फिर सेकंड कॉलम। तो 4 × 6 प्लस 0 × 2 प्लस 2 × 0। तो इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो देखेंगे 12 प्लस 15 27 एंड -10, ये आपका आ गया 17। फिर यहां से आ गया आपका 18 - 4 इज 14। ये आपका आ गया 16 एंड 6 22, और 24, और ये सब जीरो है। ये आपका आंसर है जी। अगर किसी को नहीं आया था तो वो भी अब बड़े आराम से समझ सकता है। तो देखिए आपके पास जो मैट्रिसेस होती हैं वो दो तरीके की हो सकती हैं, और हम बात कर रहे हैं सिर्फ स्क्वायर मैट्रिक्स। ठीक है, स्क्वायर का मतलब रो और कॉलम जो है वो सेम हो, 3x3 हो, 2x2 हो। स्क्वायर मैट्रिक्स में दो तरीके की हो गई आपके पास, एक ट्राइंगुलर मैट्रिक्स और एक डायगोनल मैट्रिक्स। ट्राइंगुलर मैट्रिक्स भी दो तरीके की होती हैं। एक अपर ट्राइंगुलर मैट्रिक्स, ये मैट ही लिख दिया मैंने मैट्रिक्स के बदले, और दूसरा लोअर ट्राइंगुलर मैट्रिक्स। अब ये कैसी होती है जरा देखिए, है ना। ये आपके पास एक अपर ट्राइंगुलर मैट्रिक्स है और लोअर ट्राइंगुलर मैट्रिक्स है। अपर ट्राइंगुलर मैट्रिक्स मतलब काम की चीजें आपके अपर ट्राइंगुलर में, यहाँ पे क्या है, लोअर ट्राइंगल में ये जीरो बने हुए हैं। सिमिलरली लोअर ट्राइंगल में मतलब काम की जो है, जो आप जिनको आप खेलने वाले हो वो सब नीचे हैं, आप ऐसा समझ सकते हैं, मतलब, है ना। और ये ऊपर जो है आपके पास ये जीरोस हैं, ये और दिख रहा होगा, ये ट्राइंगल शेप बन रही है एक तरीके से आपकी। तो इसीलिए इनको लोअर ट्राइंगल और अपर ट्राइंगल मैट्रिक्स बोल देते हैं। अच्छा, एक कंडीशन क्या हो गई अपर ट्राइंगल मैट्रिक्स के केस में, aij is equal to 0 for all I
इज ग्रेटर देन जे। इसका मतलब क्या हुआ कि इसीलिए देखिए ये कौन सा एलिमेंट है, ये 2 1 है ना, ये कौन सा A21 और ये है A31। तो I इज ग्रेटर देन J, पहले वाला I होता है और ये वाला J होता है, तो I इज ग्रेटर देन J, तो ये इसीलिए ये सब जीरो है, इसलिए इसकी ये कंडीशन है। सिमिलरली फॉर लोअर ट्राइंगल में AIJ इज इक्वल टू 0 फॉर ऑल I लेस देन J, यानी कि इसीलिए ये 1 2 0 है और 1 3 भी 0 है, ऐसे ये 2 3 भी 0 है। तो ये कंडीशन आपको मिलेगी अगर ऐसा कभी हुआ तो। ओके, दोबारा देख लो। ये आपके पास डायगोनल मैट्रिक्स इस तरीके की होती है कि सिर्फ डायगोनल पे एलिमेंट्स हैं, बाकी सारे जीरो हैं। और तो वो इस तरीके से या इस तरीके से हो सकती है। अगर डायगोनल एलिमेंट सारे 1 हो जाएं तो वो यूनिट मैट्रिक्स या आइडेंटिटी मैट्रिक्स बन जाती है। और अगर ये D1 D2 D3 अगर जीरो हो जाए तो ये नल मैट्रिक्स बन जाती है। अब एक नोट है वो थोड़ा सा आप लिखेंगे, क्या लिखा है, मिनिमम नंबर ऑफ जीरोस इन अ ट्रायंगुलर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर n इज इक्वल टू n इंटू n माइनस 1/2। अगर मैं एक 3/3 की मैट्रिक्स देखूं तो n इज इक्वल टू 3 हो जाएगा, तो 3 इंटू 2/2 यानी कि 3, यानी कि एटलीस्ट 3 एलिमेंट्स तो जीरो होने ही चाहिए। अब आप देख सकते हैं जहां पे हमने ये ट्रायंगुलर मैट्रिक्स डिफाइन थी, तो ये 3/3 मैट्रिक्स, तो यहाँ पे 3 है, इसके अलावा भी हो सकते हैं, लेकिन मिनिमम अगर इसको ट्रायंगुलर मैट्रिक्स बनना है तो ये तीनों तो जीरो होने ही चाहिए, या तो अपर ट्रायंगल या लोअर ट्रायंगल में। तो इसीलिए वहां से ये चीज आपको समझ में आ जाएगी कि मिनिमम नंबर ऑफ जीरोस to become a triangular matrix is n into n minus 1/2, where n is the order of the matrix. अब क्या कहा कि मिनिमम नंबर ऑफ जीरोस इन अ डायगोनल मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर n इज इक्वल टू n इंटू n माइनस 1। अगेन अगर मैं n इज इक्वल टू 3 ले लूं तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 6, है ना। तो 6 जीरोस होने चाहिए। तो देखें हमारे ऊपर वाले में 6 हैं, 1 2 3 4 5 6, यहाँ पे भी टोटल 9 एलिमेंट्स हैं, 3 डायगोनल पे है नहीं जीरो, तो ये मिनिमम जो है ये 6 हो गए। ज्यादा भी हो सकते हैं ऑफ कोर्स, लेकिन एक लिमिट से ज्यादा तो होंगे नहीं। अच्छा, मैक्सिमम कितने होंगे फिर, ऐसे सोचो, तो मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरोस जो हो सकते हैं वो हो सकते हैं n² माइनस 1, यानी कि अगर 3 अगर मेरा ऑर्डर हो तो 8 हो सकते हैं आपके पास मैक्सिमम। ऑब्वियसली अगर आपने सारे के सारे ही, मान लीजिए ये है आपके पास, अगर आपने सारे के सारे ही जीरो कर दिए तो इसका मतलब तो फिर तो नल मैट्रिक्स हो जाएगी। तो एटलीस्ट एक एलिमेंट बाय कोई D1 या D2 या D3 में से कोई एक तो नॉन जीरो हो, तो इसीलिए मैक्सिमम 8 हो सकते हैं, उससे ज्यादा नहीं हो सकते। क्या लिखा, विद अ स्क्वायर मैट्रिक्स देयर इज ए करस्पॉन्डिंग डिटर्मिनेंट formed by the element of A in the same order। ठीक है ना, मतलब हर अगर कोई आपके पास स्क्वायर मैट्रिक्स है तो उसके करस्पॉन्डिंग एक डिटर्मिनेंट भी होगी। अच्छा, डिटर्मिनेंट का थोड़ा सा आइडिया आपको क्लास 11th में दिया ही था मैंने, है ना। अब उसके बाद अभी फिर दोबारा से देखेंगे डिटर्मिनेंट पे, कुछ और क्वेश्चंस भी करेंगे, क्योंकि तब तो हमने अपने कोऑर्डिनेट के हिसाब से कुछ चीजें डिस्कस की थी आपसे, ठीक है। लेकिन अब ये याद रखेंगे आप, अगर स्क्वायर मैट्रिक्स है तो उसके करस्पॉन्डिंग एक डिटर्मिनेंट बन सकती है, बनेगी ही, मतलब बन सकती है, बनेगी ही। आपके पास कोई स्क्वायर मैट्रिक्स है 1 2 3 4, तो इसके करस्पॉन्डिंग डिटर्मिनेंट बन जाएगी, जो कि कैसे देखेगी, 1 2 3 4, बस कोई फर्क नहीं आएगा। मैट्रिसेस के साइन के बदले ये जो साइन है, इसके बदले ये डिटर्मिनेंट का साइन बेसिकली आपके पास आ जाएगा। और एक और चीज इंपॉर्टेंट है, वो आप नोट कर लें, ये सब चीजें बाद में भी आएंगी। इफ डिटर्मिनेंट ऑफ A इज इक्वल टू 0, then matrix A
इज कॉल्ड सिंगुलर मैट्रिक्स। ये वर्ड बहुत यूज होगा भाई, ठीक है ना, इसलिए ये याद रखना है आपको। बाकी चीजें एक बार को भूल भी जाओ, लेकिन ये सिंगुलर मैट्रिक्स बहुत यूज होने वाली है। इफ डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज नॉट इक्वल टू 0, then matrix A will be called as non-singular matrix। ठीक है जी। और एक और चीज बची है, a matrix A, और मैट्रिक्स को बताया था ऐसे डिनोट करते हैं AIJ और M इंटू N। इनफैक्ट स्क्वायर ही रखनी है तो N इंटू N इज कॉल्ड स्ट्रिक्टली ट्रायंगुलर। if and only if AII is equal to 0 for all I is equal to 1 to n। तो अगर कोई स्क्वायर मैट्रिक्स है आपकी, और अगर हम उसको ट्रायंगुलर तो आपने देख लिया, अगर हम ये कहना चाहें नहीं इट शुड बी स्ट्रिक्टली ट्रायंगुलर, तो इसका मतलब सारे के सारे जो डायगोनल एलिमेंट्स हैं वो भी 0 होने चाहिए। A11 A22 A33 AII का मतलब क्या हुआ, A11 A22 और A33 ये भी 0 होने चाहिए। उस दिन हमने काफी सारी मैट्रिक्स की मल्टीप्लिकेशन की भी काफी सारी प्रॉपर्टीज देखी थी। कुछ एक्स्ट्रा जो हैं वो आप थोड़ा सा और नोट कर लें। इफ सम मोर प्रॉपर्टीज, आप लिख सकते हैं इसको, सम मोर प्रॉपर्टीज ऑफ मैट्रिसेस। ठीक है भाई, बाकी सारी प्रॉपर्टीज हमने देखी थी। जनरली क्या होता है, ए बी इज नॉट इक्वल टू बी ए, ये हमने देखा ही था, ये भी हमने प्रूव भी किया था क्वेश्चंस में भी। ठीक है, उसके बाद एसोसिएटिव होती हैं, ए बी सी इज इक्वल टू ए इंटू बी सी या ए बी इंटू सी, ये ठीक है, ये सब देखा था। एसोसिएटिव था वो भी देखा था, डिस्ट्रीब्यूट ओवर एडिशन वो भी देखा था हमने। उसके अलावा अब ये एक चीज ये है कि अगर ऐसा कभी हो जाए, जनरली तो होता नहीं कि ए बी इज इक्वल टू बी ए आ जाए, लेकिन अगर ऐसा हो गया तो क्या होगा, तब हम कहेंगे कि ए एंड बी आर कम्यूट टू ईच अदर, ए एंड बी कम्यूट टू ईच अदर, ऐसा हम बोलेंगे। या अगर ए बी इज इक्वल टू माइनस ऑफ बी ए आ जाए तो हम कहेंगे ए एंड बी आर एंटी कम्यूटिंग टू ईच अदर। तो ये चीज ऑल दो भाई जनरली जरूरी नहीं है कि ये सब चीजें आपके हमेशा क्वेश्चंस में आ ही जाए, पर कभी कभी क्या होता है ना, इस तरह के वर्ड वो यूज कर देता है। तो अब अगर आपको ये याद नहीं रहा उस वक्त तो फिर आप फंस जाओगे। और देखें, अगर कोई स्क्वायर मैट्रिक्स है तो देन देयर विल ऑलवेज एग्जिस्ट an identity matrix of same order such that a into I is equal to I into A is equal to A। तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स जो I है वो सेम ऑर्डर की होगी जो कि A की होगी। अब क्या है, इफ A is a square null matrix then determinant of A will be equal to 0। यानी कि अगर आपकी मैट्रिक्स स्क्वायर है, अब ऑब्वियसली डिटर्मिनेंट आप सिर्फ स्क्वायर मैट्रिक्स का निकाल सकते हो, है ना, उन्हीं के लिए ही एग्जिस्ट करता है। तो अगर नल मैट्रिक्स है, नल मैट्रिक्स का मतलब उसके सारे वैल्यूज जो हैं, सारे एलिमेंट जो है 0 है, तो उसका डिटर्मिनेंट भी 0 ही आएगा। लेकिन उसका कन्वर्स ट्रू नहीं है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर डिटर्मिनेंट ऑफ ए किसी मैट्रिक्स का 0 आ रहा है तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो मैट्रिक्स भी नल मैट्रिक्स होगी। ऐसा बहुत सारी मैट्रिक्स के साथ हो सकता है कि जहां पे डिटर्मिनेंट 0 आ जाए। अब देखो, आपको अगर याद होगा तो क्लास 11 में हमने देखा था कि अगर किसी डिटर्मिनेंट में 2 रो या 2 कॉलम बिल्कुल एक जैसे हो जाएं तो उसकी वैल्यू क्या थी, 0 आती थी। तो 2 रो या 2 कॉलम एक जैसे हैं, पर इसका मतलब ये तो हुआ नहीं कि वो सारे नल हैं, 0 तो है नहीं वो।
तो इसीलिए ये चीज आपको वहां से समझ में आ जानी चाहिए। तो अगर आपके पास दो मैट्रिसेस हैं, स्क्वायर है ऑफ कोर्स, तो अगर आप उनको मल्टीप्लाई करें और उसके बाद उसका डिटर्मिनेंट निकालें, यानी कि डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू बी निकालें, तो वो किसके बराबर होगा कि अगर आप अलग अलग दोनों का डिटर्मिनेंट निकालते और उसको मल्टीप्लाई कर देते, तो ये चीज जो है आपको ये बता रही है। लिख लीजिए प्लीज। तो आपका क्वेश्चन ये है कि आपको तीन मैट्रिसेस दी गई हैं, जहां पे मैट्रिक्स ए का जो ऑर्डर है वो m इंटू एन है, ये बी का जो ऑर्डर है वो n इंटू पी है, और सी का जो ऑर्डर है वो r इंटू क्यू है। तो अब आपको ये बताना है कि अगर आपको ए बी सी निकालना हो तो इनकी क्या कंडीशन होनी चाहिए, अंडर व्हाट कंडीशंस दीज मैट्रिसेस आर कंफर्मिंग फॉर फाइंडिंग एबीसी, एसीबी और ए इंटू बी प्लस सी। तो मैंने आपको बताया था कि आप मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन कब कर सकते हैं, ये बताया था आपको, है ना, कि अगर आपके पास ए मैट्रिक्स है m इंटू एन की और बी मैट्रिक्स है n इंटू पी की, तो ए बी तभी पॉसिबल है जब ये और ये दोनों सेम हो, है ना, इसका फर्स्ट वाली का नंबर ऑफ कॉलम्स और इसका नंबर ऑफ रोज वो इक्वल हो, तो और जो बनती है वो m इंटू पी की हो जाती है। तो यही चीज आपको इसमें अप्लाई करके देखनी है कि ए बी सी अगर हो पाए तो किस कंडीशन में होगा। तो जरा बताएं मुझे अब आप। तो भाई देखिए ए बी सी, तो m इंटू एन है a, और ये n इंटू पी है b, और c है r इंटू क्यू। ये तो दोनों सेम है, तो इसकी तो कोई टेंशन है ही नहीं। अब आपके पास जब ए बी को मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास क्या आना चाहिए फिर, P और R जो है वो सेम आने चाहिए, तब आपका बन पाएगा। तो पहली कंडीशन ए बी सी के लिए जो हो जाएगी आपकी, वो क्या हो जाएगी, P इज इक्वल टू R होना चाहिए आपका, तब आप कर पाएंगे। ठीक है भाई। अब आपको ए सी बी देखना है, तो फिर से आपके पास क्या होना चाहिए, ये दोनों इकट्ठे एक जैसे होने चाहिए और ये इकट्ठे एक जैसे होने चाहिए। तो इसका मतलब n इज इक्वल टू आर होना चाहिए एंड q इज इक्वल टू n होना चाहिए। इस केस में ये बन पाएगा। अब थर्ड वाला केस आप लोग मुझे खुद ही बता दें। बिल्कुल सही है जी। आपके पास को निकालना था a b प्लस सी, यानी कि ये ए बी प्लस ए सी होना चाहिए, और ए बी की कंडीशन, ए है m इंटू एन और b है n इंटू पी, और उधर से ए सी है m इंटू एन और c है r इंटू क्यू। तो ये तो ठीक है, इसमें तो कोई दिक्कत है नहीं। तो पहली तो ये होनी चाहिए n इज इक्वल टू आर, और जब ये आ जाएगा तो इधर से ए बी क्या बनेगा आपका, m इंटू पी बन जाएगा, और यहां से ये जो बनेगा ये क्या बनेगा, m इंटू क्यू। और अब अगर इनको एक जैसा होना है तो क्या होगा, तो p इज इक्वल टू क्यू भी होना चाहिए, नहीं तो ऐड ही नहीं हो पाएंगे। तो आपकी ये दो कंडीशन आपकी आ गई भाई, n इज इक्वल टू आर एंड p इज इक्वल टू क्यू। क्लियर है ना भाई, बता दो मुझे। चलिए आपका क्वेश्चन है, ए बी सी आर थ्री गिवन मैट्रिसेस सच दैट ए बी इज इक्वल टू ओ, यानी कि नल मैट्रिक्स है ना, जीरो या ओ नल मैट्रिक्स, एंड ए बी एंड बी सी इज आइडेंटिटी मैट्रिक्स, देन प्रूव दैट a plus b whole square into a plus c whole square is equal to identity। जरा लगाइए दिमाग। हाँ जी। अच्छा, एक आपको दे रखा है ए बी इक्वल टू जीरो एंड बी सी इज इक्वल टू आई। ठीक है, तो अगर मैं ए बी सी
सोचूं तो ए बी सी क्या होता है, ए इंटू बी सी होता है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी से ये हम लिख सकते हैं। अच्छा, ए बी इसने दे दिया 0, तो ये हो गई 0 और इंटू सी, और ए बी सी क्या दे दी आपको, आइडेंटिटी दे दी, तो ये तो 0 इंटू ये नल मैट्रिक्स का दूसरी मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लिकेशन तो हमेशा 0 ही देने वाला है, इज इक्वल टू ए इंटू आइडेंटिटी हो गया। अब आइडेंटिटी मैट्रिक्स तो 0 नहीं हो सकती, तो इस कंडीशन ने आपको क्या दे दिया, इसका मतलब ये हो गया कि ए इज अ नल मैट्रिक्स। ये बात क्लियर हुई कि नहीं हुई, जरा मुझे बता दें प्लीज। अब अगर ये हो गई तो अब आप क्या कर सकते हैं, अब जरा a प्लस बी होल स्क्वायर और a प्लस सी होल स्क्वायर को देखें, तो a तो हमारी हो गई 0, तो ये हो गई 0 प्लस बी होल स्क्वायर और ये हो गई 0 प्लस सी होल स्क्वायर, यानी कि ये हो गई बी स्क्वायर और सी स्क्वायर। अब बी स्क्वायर को हम क्या लिख सकते हैं, बी बी, और सी स्क्वायर को हम लिख सकते हैं सी सी। और अब यहां से बी सी अगर मैं इसको इकट्ठा मल्टीप्लाई करूं तो बी सी क्या दिया हमें, आइडेंटिटी दे रखी है, तो ये हो गया बी इंटू आइडेंटिटी इंटू सी, तो इसका मतलब ये हो गया बी सी, क्योंकि आइडेंटिटी की मल्टीप्लाई करने से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, और बी सी क्या है, आइडेंटिटी। तो ये आपका आंसर आ गया जी। ये चीजें बहुत सारे क्वेश्चंस में काम आएंगी आपको, ये बेसिक्स ऑपरेशंस, तो ध्यान रखना भाई, ये जेई में भी इस तरह के क्वेश्चंस आ जाते हैं आपके पास। तो ये क्वेश्चन दे रखा है ए बी इज इक्वल टू ए है एंड बी ए इज इक्वल टू बी है, वेयर ए एंड बी आर स्क्वायर मैट्रिसेस, देन ये क्वेश्चन ऑप्शंस दे रखे हैं आपको, तो जरा देखिए क्या कर सकते हैं आप। भाई बड़ी सीधी सी बात है, हर ऑप्शन में ए स्क्वायर और बी स्क्वायर निकाल रखा है ना, तो आप ये सोचो कि भाई आप ए स्क्वायर और बी स्क्वायर कैसे निकाल सकते हो, तो वहीं से निकालने की कोशिश करते हैं। तो ए स्क्वायर अगर मैं लिखने की कोशिश करूं तो ए स्क्वायर क्या होता है, ए इंटू ए। अच्छा, और ए इज इक्वल टू क्या दे रखा है हमें, ए बी, तो ए की जगह ए बी लिख दिया और यहाँ पे ए ही छोड़ा, तो अब क्या बना ये ए इंटू बी ए, क्योंकि ये भी लिख सकते हैं हम, और बी ए इज इक्वल टू क्या है, बी, ए बी आ गया, और ए बी इज इक्वल टू क्या है, ए, यानी कि ए स्क्वायर इज इक्वल टू ए हो गया आपके पास। सिमिलरली जरा बी स्क्वायर सोचें, तो बी स्क्वायर क्या है आपके पास, ये बी बी होगा, तो बी की जगह में क्या लिख सकता हूं, बी ए, और ये बाहर है आपके पास बी। अब इसको क्या लिखा जा सकता है, बी इंटू ए बी, और ए बी है आपके पास ए, और तो बी ए हो गया, और बी ए क्या दे रखा है, बी, इसका मतलब बी स्क्वायर भी बी आ गया, इसका मतलब ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। स्कूल में क्या सवाल पूछेगा, स्कूल में पूछेगा फाइंड all matrices which commute with the matrix A is equal to 1 1 0 1। आपसे पूछ रहा है कि वो मैट्रिक्स बताओ जो इसके साथ कम्यूट करे, तो अब कम्यूट करने की कंडीशन क्या थी, ए बी इज इक्वल टू बी ए थी, है ना। तो अब आप क्या करेंगे सॉल्यूशन के लिए, लेट, अब बी कोई मैट्रिक्स मान लो, अच्छा ए बी, अगर ए 2/2 है तो बी भी 2/2 ही होगी, तो आप मान लो कि जो बी है वो ए बी सी डी कुछ ऐसी मैट्रिक्स है। अब आप कंडीशन लगा दो कि
ए बी इज इक्वल टू बी ए है। ये चीज हमने कल करके देखी थी, अगर दो मैट्रिक्स इक्वल हैं तो उनके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स भी इक्वल होने चाहिए। ये ऐसा हमने कल कर देखा था पिछले लेक्चर में। तो अब आप जरा इसको बनाएं और मुझे बताइए क्या आंसर आने वाला है आपका। हाँ जी, तो आपने ए बी निकाल लिया और बी ए निकाल लिया, तो ए बी हमारी आ गई ये ए बी आ गई और ये बी ए आ गई। अब दोनों को कंपेयर करें तो ए प्लस सी हैज टू बी इक्वल टू ए प्लस सी इज इक्वल टू ए। इसका मतलब क्या हो गया कि सी तो भैया 0 ही रहा होगा। और देखें बी प्लस डी इज इक्वल टू ए प्लस बी, तो b प्लस डी इज इक्वल टू ए प्लस बी, तो b से b गया, इसका मतलब ये हो गया कि d इज इक्वल टू हो गया b। ओके, फिर यहां से फिर c इज इक्वल टू 0 ही आ रहा, उसकी कोई जरूरत ही नहीं है। तो आपके पास जो b हो गई वो क्या आ गई, a b 0 a। क्लियर है कि नहीं, ये बता दें आप मुझे अब। तो ये आपका d इज इक्वल टू a और यहां से आप सारा का सारा ये कर सकते हैं भाई। तो क्वेश्चन आपका है ट्रू और फॉल्स बताना है आपको कि A and B be two square matrices of same order, then if A plus B whole square is equal to A square plus B square, then A and B anti-commute to each other। तो ये बताइए कि ट्रू है या फॉल्स है। चलिए देखें क्या हो रहा है आपको देर। तो हम जो है a प्लस बी का होल स्क्वायर कैलकुलेट करते हैं जी। तो a प्लस होल प्लस बी का होल स्क्वायर को हम कैसे लिख सकते हैं, a प्लस बी इंटू ए प्लस बी। ये ऐसा नहीं होगा कि a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2a भी हो जाएगा, है ना, ऐसा नहीं कर सकते आप। तो पहले इसकी पूरे ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई करी तो a प्लस ए बी होगा, फिर इसकी इसके साथ मल्टीप्लाई की तो बी ए, तो लेफ्ट मल्टीप्लीकेशन ही कर रहे हैं हम, प्लस बी बी। ए तो होता है ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी ए और प्लस बी स्क्वायर। लेकिन ये आपको दे रखा है कि ये चीज जो है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के बराबर है, तो लिख देते हैं भाई ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो ये कैंसिल हो गए। तो इसका मतलब ये हो गया कि ए बी प्लस बी ए इज इक्वल टू 0 हो गया। इसका मतलब ये हो गया कि ए बी इज इक्वल टू माइनस बी ए हो गया। इसका मतलब एंटी कम्यूट हो गया। इसका मतलब ये ट्रू है। क्लियर हुई बात। अब मान लीजिए इसी क्वेश्चन को कंटिन्यू करते हैं, ठीक है। तो मतलब कंडीशन वही है कि ए बी जो है एंटी कम्यूट है, और मैं आपको ये कह देता हूं कि ए जो है 1 -1 और 2 और -1 है, और बी जो है वो A1 B -1 है। तो फाइंड द वैल्यू ऑफ A एंड B, ये बताना है आपने, जरा करके देखें। उसी क्वेश्चन का पार्ट समझ लीजिए आप इसको, क्योंकि आपके बोर्ड में देखो ऐसा क्वेश्चन बड़े आराम से मिल सकता है आपको कि भाई ए और बी जो एंटी कम्यूट कर रही है एक दूसरे को, और ए कोई मैट्रिक्स दे दी, बी कोई दे दी, और उसमें ए और बी की वैल्यू पूछ लिया आपसे। तो भाई आपके पास ऑप्शन है ए बी, क्योंकि आपको एंटी कम्यूट दे रखा है तो इसका मतलब ए बी इज इक्वल टू माइनस बी ए होगा। तो ए बी लिख दिया आपने 1 -1 2 -1, और बी लिख दिया A1 B -1 हैज टू बी इक्वल टू माइनस ऑफ A1 B -1 इंटू 1 -1 2 -1। जब आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो फिर इसको सॉल्व करेंगे, इंडिविजुअल एलिमेंट करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को इक्वल करेंगे, तो a इज इक्वल टू 1 और b इज इक्वल टू 4 आने वाला है। भाई ये करके देख लीजिएगा आप लोग जिनका नहीं आया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए। आपको एक मैट्रिक्स दे रखी है x जिसका ऑर्डर है m इंटू n,
और उसको मल्टीप्लाई कर रखा है एक दूसरी मैट्रिक्स से 1 2 3 6 -5 4 और मल्टीप्लिकेशन की वैल्यू है -11 12 -5 14 -23 और 0। ये आपकी मैट्रिक्स का आंसर आ गया दोनों का मल्टीप्लिकेशन। तो आपसे कह रहा है भाई ये x बता दो ये कौन सी मैट्रिक्स होगी। तो जरा सोचिए क्या हो सकता है। आपके स्कूल में पक्का है ऐसा ही सवाल आने वाला है, आपसे x ढूंढवा लेगा वो, तो इसलिए थोड़ा सा दिमाग लगा दें आप लोग। हाँ जी, आपके पास x है तो पहले तो आपको ये देखना है x जो है वो m इंटू n है, और ये जो दूसरी वाली मैट्रिक्स है ये वाली, ये कैसी है आपकी 2 इंटू 3, और आंसर वाली जो मैट्रिक्स है वो आपकी है 2 इंटू 3। अब इसका मतलब ये रहा होगा कि ये दोनों मल्टीप्लीकेशन तभी हुआ होगा जब n इज इक्वल टू 2 रहा होगा और m इज इक्वल टू 2 आया होगा। इसका मतलब m इज इक्वल टू 2 और n इज इक्वल टू 2, यानी कि जो x है वो 2/2 मैट्रिक्स है। ये बात क्लियर होनी चाहिए आपको। अब अगर x 2/2 मैट्रिक्स है तो x की जगह a b c d रख दो और बाकी की ये दोनों मैट्रिक्स रख दो, उनको मल्टीप्लाई कर दो, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को इक्वल कर दो, तो वहां से आपके पास ए बी सी डी की वैल्यू आ जाएंगी। तो मैं आपके लिए बस आंसर लिख दे रहा हूं, ये आप थोड़ी सी मेहनत खुद करेंगे तो x इज इक्वल टू आना चाहिए आपके पास 1 -2 -4 और 3। मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन अब आप सीख चुके हैं इसलिए मुझे वो सिखाने की जरूरत नहीं है। ये सवाल आपके स्कूल के हिसाब से बहुत फिट हैं। आपके बोर्ड में भी आपको ऐसे क्वेश्चन मिलेंगे, आपके स्कूल में जब भी एग्जामिनेशंस होंगे तब भी आपको क्वेश्चंस मिलेंगे, तो ध्यान से करिएगा। ठीक है, अब हम क्या डिस्कस कर रहे हैं, पॉजिटिव इंटीग्रल पावर्स ऑफ अ स्क्वायर मैट्रिक्स। अगर कोई स्क्वायर मैट्रिक्स है तो उसकी अगर इंटीग्रल पावर्स निकाली जाए, यानी कि मैट्रिक्स का स्क्वायर, मैट्रिक्स का 4th पावर, मैट्रिक्स की 10th पावर, तो आपके पास क्या होगा। ठीक है, फॉर अ स्क्वायर मैट्रिक्स वी डिफाइन a टू द पावर 1 इज इक्वल टू a, और ये स्क्वायर मैट्रिक्स a लिख लेते हैं ना, एंड a टू द पावर n प्लस 1 इज इक्वल टू a टू द पावर n इंटू a। ये तो बेसिकली आपके नॉर्मल की हैं चीजें जो आपने अभी तक सीखी हुई है ना। तो इसीलिए अगर a स्क्वायर जो था उसको हम कैसे लिख रहे थे, a इंटू a, और a क्यूब को हम क्या लिख सकते हैं, a स्क्वायर a, या और फर्दर ब्रेक करें तो a। ठीक है, इन जनरल we can write a की पावर m इंटू a की पावर n इज इक्वल टू a की पावर m प्लस n, और पावर n इज इक्वल टू a टू द पावर mn फॉर ऑल mn बिलोंगिंग टू नेचुरल नंबर्स। नोट कर लीजिए, अगर आपके पास कोई आइडेंटिटी मैट्रिक्स हो और मान लीजिए वो सेकेंड ऑर्डर की है तो आप उसको ऐसे लिख सकते हैं, आइडेंटिटी स्क्वायर इज इक्वल टू दोनों का मल्टीप्लीकेशन एंड दिस इज इक्वल टू दिस। तो अगर मैं यहीं से ही आई क्यूब निकालने की कोशिश करूं तो मैं क्या लिख सकता हूं, आई स्क्वायर इंटू आई। अब आई स्क्वायर भी आइडेंटिटी ही आया था, यानी कि ये फिर से आई इंटू आई आ जाएगा और फिर से ये आई आ जाएगा। तो इसका मतलब ये हो गया कि इन जनरल अगर आइडेंटिटी की पावर n है तो वो आइडेंटिटी ही रहेगा फॉर ऑल n बिलोंगिंग टू नेचुरल नंबर एंड n इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2। ऑल्सो ये भी डिफाइंड होता है, a
किसी मैट्रिक्स की पावर 0 अगर हो तो उसको बोलते हैं आइडेंटिटी मैट्रिक्स। एंड कंडीशन क्या है? n is the order of A and A must not be a null matrix. ठीक है, अब ऐसा क्यों लिखा होगा जरा सोचो कि A must not be a null matrix। भाई क्योंकि अगर ए नल मैट्रिक्स हो गई तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स नहीं हो सकती, तो हम इसीलिए अपने पहले कहते कि भाई ये जो है नल मैट्रिक्स नहीं होनी चाहिए। और ये इसलिए डिफाइन किया गया क्योंकि हम मैट्रिक्स पॉलिनोमियल डिफाइन करने की कोशिश करते हैं। मैट्रिक्स पॉलिनोमियल बहुत इंपॉर्टेंट है आपके बोर्ड के हिसाब से।